हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी 12th क्लास का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 6 है, अध्याय 6 से नाम है क्या है, वंशागति का आणविक आधार यानी कि मोलिकुलर बेसिक ऑफ इंस्टेंस। इसी से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, यानी वंशागति का आणविक आधार चैप्टर का नाम है। और इसी से हम सिर्फ VVI प्रश्न को ही पढ़ने वाले हैं। जो VVI प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं हम पूरा बना कर लाए हुए ओनली VVI पढ़ेंगे, क्योंकि आपका अब समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए अब आपको VVI क्वेश्चन ही पढ़ना होगा। ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम करवा दिए हुए हैं। अगर आपका प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बायोलॉजी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का प्लेलिस्ट का लिंक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर देख सकते हैं। आपका गेस ऑब्जेक्टिव है ये, समझ लीजिए VVI और गेस ऑब्जेक्टिव इसी पर पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए अब देखना क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका ये प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए आपको इसमें ज़्यादा सभी आपका रहेगा गेस प्रश्न, इसलिए इसको आप या कॉपी नोट भी कर सकते हैं या फिर इसका PDF ग्रुप में दे देंगे, जाकर इसको याद भी कर लीजिएगा। चलिए पढ़िए इसको कि 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो इसको क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पहले इसको पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है। देखिए कि ये जैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। तो ये अनुकूली विकिरण का यह उदाहरण है। ये ट्रांसडक्शन का नहीं है, ये किसी समुदाय में पूर्वस्थितिहीनता का नहीं है, ये औपचारिक क्रम का नहीं है। ये आपका ये वाला जो आंसर होगा, ये वाला आंसर ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपको इसी प्रकार से आंसर बताते हुए चलिएगा। और सभी आप देख सकते हैं, ये सब आपका ज़्यादा प्रश्न नहीं बचेगा, ज़्यादा प्रश्न नहीं करवाएंगे, लेकिन जितना करवाएंगे वो आपका गेस प्रश्न होगा, आपका गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जो आपके एग्जाम में 100% लड़ने वाला होगा। तो अब आइए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं उससे पहले एक बार लाइक कर लीजिए, और लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। एक बार लाइक करके शेयर करिए। और न्यू स्टूडेंट जितने भी होंगे, अगर आप न्यू स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एक बार चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर ही लेंगे। अभी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और आइए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यह सुकेंद्रियों में tRNA 5S RNA एवं 5NS के अनुलेखन में इनसे क्या अंतर्गत है। RNA पॉलीमरेज या फिर RNA पॉलीमरेज सेकेंड या फिर RNA पॉलीमरेज थर्ड या फिर इनमें से सभी। क्या हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, तो यहाँ पर C वाला हो जाएगा। ये RNA पॉलीमरेज यहाँ पर हो जाएगा। देखिए RNA पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज तीसरा आपका हो जाएगा तीसरा। और अब आ जाइए अगले प्रश्न को। आइए जल्दी अगले प्रश्न को देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूकैरियोटिक में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। यूकैरियोटिक में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। प्रमोटर कहते हैं, एक्सोन कहते हैं, इंट्रोन कहते हैं या फिर विखंडित जीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे बता दीजिए कि यूकैरियोटिक्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। नॉन कोडिंग क्रम को हम इंट्रोन कहते हैं, इंट्रोन। C वाला आंसर होगा आपका, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, C वाला आंसर। और अब आ जाइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। आइए अब अगला प्रश्न है 4 नंबर। वो कह रहा है कि अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है। अनुवादन या स्थानांतरण में क्या बनता है। RNA से प्रोटीन, DNA पर RNA या फिर RNA पर DNA। बताइए क्या बनता है। और जितने भी बता रहे हैं सभी आपका रहेगा गेस ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, इसलिए सभी को याद कर लीजिएगा। ज़्यादा प्रश्न नहीं होगा, जितना होगा गेस ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए आकर जल्दी से। अगला प्रश्न जो है वह 5 नंबर प्रश्न कर आएगी। प्लाज्म में संदर्भ में सत्य है। प्लाज्म के संदर्भ में सत्य को आपको बता दीजिए कि सत्य क्या है इसमें से। बताइए प्लाज्म के संदर्भ में सत्य है। विषाणुओं में पाए जाते हैं, जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं, जैविक क्रियाओं के लिए जीन धारण करते हैं या केंद्रीय गुणसूत्रों के भाग है। प्लाज्म के संदर्भ में सत्य क्या होगा। इसका सत्य है कि जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग करते हैं। ये आपका B वाला जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है कि 6 नंबर प्रश्न में इनमें से कौन सा न्यूट्रोजिन्स बेस DNA में नहीं होता है। इनमें कौन सा नाइट्रोजिन्स बेस है जो DNA में नहीं होता है। थायमीन या फिर यूरासिल या गुआनिन या फिर साइटोसिन। क्या हो जाएगा इसमें कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस DNA में नहीं होता है। तो कौन हो जाएगा, ये आपका यूरासिल हो जाएगा, यूरासिल। B वाला जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। B वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब आ जाइए अगले प्रश्न को देख लीजिए जल्दी से। आ जाइए अगला प्रश्न जो 7 नंबर में है। और 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि DNA इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। DNA
इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? TMV का, बैक्टीरियोफेज का, इनमें से दोनों का या फिर किसी का नहीं। DNA इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो ये बैक्टीरियोफेज का जो है ये आपका आनुवांशिक पदार्थ है। बी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देख लीजिए। 8-9 प्रश्न जो है क्या कह रहा है 8-9 प्रश्न में कि किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? किसी भी जीन की अभिव्यक्ति जो होती है किसके द्वारा प्रभावित होती है? छोटा व्यक्तिकारी RNA या फिर एंटीस्टेस RNA या फिर A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसमें? किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? तो यह इनमें से किसके द्वारा होती है? यह होती है A और B दोनों, यानी छोटे व्यतिकारी RNA और एंटीस्टेस RNA दोनों के द्वारा। सी वाला आंसर होगा, यही आपका सही आंसर है। और अब आ जाइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का सिंथेसिस, जीन का एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन या जीन का फंक्शन। बता दीजिए कि ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ओपेरॉन मॉडल जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है, जीन का रेगुलेशन। सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगले प्रश्न को देखिए। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं? एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनके विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं? बहुएलीन, बहुजीन, ऑन्कोजीन या फिर क्या स्वप्रभाविता जीन क्या कहलाते हैं? तो उसे बहुजीन कहते हैं, बहुजीन। बी वाला आंसर होगा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आ जाइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। आइए जल्दी अगले प्रश्न को देखिए। 11-9 जो प्रश्न है 11-9 प्रश्न है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? जाइगोटीन, लेप्टोटीन, पैकेटीन या फिर मेटाफेज। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वह पैकेटीन की अवस्था में होता है। ये कई बार पूछा गया है, लगभग ये पूछा गया था 2024 में पूछा गया था, हमको याद है। तो इसमें ही आपको 2024 में पूछा गया था, हो सकता है 2025 में पूछे, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो यह पैकेटीन की अवस्था में होता है। और अब ये 12-9 प्रश्न की कितना गेस देंगे? 100% में से लड़ेगा। एक ही अनुक्रम में DNA खंड जुड़ते हैं, कैसे? एक सही अनुक्रम में DNA खंड जुड़ते हैं DNA लैगेज द्वारा, RNA पॉलीमरेज द्वारा, हेलिकेज द्वारा या DNA पॉलीमरेज द्वारा। किसके द्वारा जुड़ते हैं? एक ही अनुक्रम में DNA खंड जुड़ते हैं तो RNA पॉलीमरेज के द्वारा ये जुड़ते हैं। बी वाला आंसर हो जाएगा इसका, बी वाला आंसर करेक्ट आंसर। अब आ जाइए अगले प्रश्न को देखिए। जल्दी आइए अगले प्रश्न को इसको बनाइए। DNA फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है? DNA फिंगरप्रिंटिंग जो होता है निम्न में से क्या है? DNA टाइपिंग होता है, DNA प्रोफाइलिंग होता है, ए और बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? तो DNA टाइपिंग भी होता है और ये DNA प्रोफाइलिंग भी होता है, यानी आपका सी वाला आंसर होगा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को पढ़िए। 14 प्रश्न का है कि लैक ओपेरॉन में लैक्टोज क्या कार्य करता है? लैक ओपेरॉन में लैक्टोज जो होता है वह क्या कार्य करता है? नियंत्रण का कार्य करता है, प्रेरक का कार्य करता है, अवरोधक कार्य करता है या फिर इनमें से किस प्रकार का? तो वह प्रेरक का कार्य करता है। लैक ओपेरॉन प्रेरक का कार्य करता है। और अब आइए अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न को आइए और बनाइए। 15 प्रश्न का रहा है कि नियंत्रण जीन को क्या कहा जाता है? नियंत्रण यानी रेगुलेटरी जीन को क्या कहा जाता है? निरोधक जीन, रिप्रेसर, ऑपरेटर जीन या प्रमोटर जीन। नियंत्रण जीन को क्या कहा जाता है? नियंत्रण जीन को निरोधक जीन भी कहा जाता है। निरोधक जीन, नियंत्रण जीन, निरोधक जीन, याद रह जाएगा, टेंशन ना लीजिए। और अब आइए अगले प्रश्न को 16 नंबर है कि सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या कहा जाता है? अलैंगिक प्रजनन, समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधा, लैंगिक प्रजनन या ए और बी दोनों। सूक्ष्म प्रजनन में क्या कराया जाता है? सूक्ष्म प्रजनन में ये डी वाला यानी ए और बी दोनों, अलैंगिक जनन और समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे दोनों कराया जाता है, यानी कि आपका डी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला जो प्रश्न है ये 17 प्रश्न का रहा है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस DNA के एक विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानिए। तो यह क्या हो जाएगा? पॉलीड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणु हो जाएगा या फिर BNTR या मिनी सैटेलाइट या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु। और बताइए अगला प्रश्न 18 नंबर में है कि 18 प्रश्न का रहा है DNA से mRNA बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? DNA से mRNA बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, रिलेक्शन, ट्रांसलेशन या इनमें से कोई नहीं। DNA से mRNA बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और आइए अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला जो प्रश्न है ये करा है 19 नंबर प्रश्न में है कि न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है बताइए? यह नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा
नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा प्लस फॉस्फेट, शर्करा प्लस फॉस्फेट या नाइट्रोजन क्षारक प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो ये नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा हो जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को पढ़िए। 20 नंबर जो प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न की डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा, 64%, 36%, 82%, तो ये 32% हो जाएगा, 32%। और आइए अगले प्रश्न को देखिए। आ जाइए अगले प्रश्न को देखिए, अब समाप्त ही होने वाला है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, अमीनो अम्ल का या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन का। न्यूक्लियो अम्ल किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। और आइए अब अगले प्रश्न पर, अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। 22 प्रश्न था हमारे जो गेस किया हुआ। देखिए 22 प्रश्न में न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बंधन आता है। न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस की बेस के बीच कौन सा बंधन आता है, पेप्टाइड बंधन, एस्टर बंधन, ए और बी दोनों, या हाइड्रोजन बंधन। कौन सा बंधन, तो यह हाइड्रोजन बंधन रहता है। डी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगले प्रश्न को देखिए। ये आपका ये 22 प्रश्न था, हम आ गए थे अगले प्रश्न बोलने के लिए। देखिए 22 प्रश्न था जो आपको हमारे द्वारा गेस ऑब्जेक्टिव था। क्या था यह, गेस था, गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसको जरूर याद कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कितना आपसे सही हुआ। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर लीजिएगा और न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में